everyone, once again welcome on Biology One Shot. My dear students, I welcome you all on this platform where I am providing all the education of biology from the class 9th to 12th along with so many different facts in the form of shorts for absolutely free. डियर बच्चों, इस चैनल के ऊपर आप लोगों को जो भी चीज़ें मैं पढ़ाने वाली हूँ काफ़ी डिटेल में है एंड आप जब भी उसको मेरे से एक बार पढ़ लेंगे आई कैन गारंटी एंड अश्योर यू ऑल कि आपको वो परफेक्टली समझ में आ जाएंगी. एंड साथ ही साथ में मैं आप लोगों को जो भी चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ दीज आर ऑल विद द हेल्प ऑफ इमेजेस एंड मेकिंग नोट्स अलॉन्ग विद द क्लास सो दैट आपके माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर बायोलॉजी आ जाए. बच्चों, ये चैनल के ऊपर मेरा मेन एम है हर क्लास में जो भी मैंने समझाया है वो मेरे स्टूडेंट्स के माइंड में प्रॉपरली समझ आ जाना चाहिए, चाहे वो एक एवरेज लर्नर हो चाहे वो एक प्रो लर्नर हो. सारे टाइप के बच्चे मेरी क्लास में जब भी आए तो उन्हें हर एक चीज़ समझ में आए. एंड बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है जिसे रटा जाए, इसीलिए हम लोग हर एक चीज़ को समझते हैं. कई सारे बच्चे सोचते हैं कि मैम इसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ा के पढ़ लें क्या. यू कैन डेफिनेटली डू दैट इफ़ यू हैव ऑलरेडी नोन दिस टॉपिक बिफोर. बट अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम समझ रहे हैं तो हर एक चीज़ को थोड़ा पेशेंस के साथ में लर्न करने की ट्राई करो. ये 2x की स्पीड में पढ़ने के कारण से क्या हो जाता है कि आप लोगों को वही एक टॉपिक को 4 या 5 बार देखना पड़ता है. जब आप मेरे से पढ़ाया हुआ एक भी टॉपिक को प्रॉपर तरीके से बैठकर एक बार में देखेंगे तो आपको उसको बार बार किसी और से सीखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी. तो आज की क्लास में हम लोग हमारे क्लास 12 के चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं oogenesis टॉपिक. हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में गैमीटोजेनेसिस के अंदर फर्स्ट पार्ट जो कि है स्पर्मेटोजेनेसिस वो कंप्लीट कर लिया था. आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं oogenesis टॉपिक को और इस क्लास के एंड होते होते हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के बीच में डिफरेंसेस भी देख लेंगे ताकि हमारा रिविजन भी अच्छे से हो जाए. ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड विद दिस सेशन नाउ. oogenesis बच्चों नाम से ही मालूम पड़ रहा है, ओ मीनिंग एग सेल या ओवम. ठीक है, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, मतलब कि यहाँ पर हम डील करने वाले हैं एग सेल या ओवम के फॉर्मेशन के साथ में. ओके, चलिए एग सेल या ओवम के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो आपकी एनसीईआरटी ने ये वाला डायग्राम आप लोगों को दे के रखा हुआ है. पर एनसीईआरटी जो डायग्राम के बारे में एक्सप्लेनेशन थ्योरी के फॉर्म में देती है वो इस डायग्राम की मदद से कभी भी क्लियर नहीं हो सकता. इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग एक प्रॉपर oogenesis का डायग्राम बनाएं और उसके बाद में आप लोगों को जब मैं थ्योरी समझाऊंगी तो इट विल बी लाइक अ वेरी सिंपल थिंग फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स हियर. ठीक है, ये डायग्राम जो है हम हमारी डायग्राम बनाए हुए पढ़ने के बाद में जब इसको देखेंगे इट विल बी वेरी इजी फॉर अस. ओके, पर जब आप क्लास 12 की एग्जामिनेशन देने जाएं बोर्ड एग्जामिनेशन में एंड बाई चांस ये टॉपिक पूछ लिया जाए तो आप कोशिश करिएगा कि आप एनसीईआरटी वाले डायग्राम ही वहां पर बना करके आए. चलो तो शुरुआत करते हैं बच्चों हम लोग oogenesis टॉपिक से. एंड oogenesis टॉपिक को एक्सप्लेन करने के पहले मुझे तुम लोगों को बना कर देना पड़ेगा एक डायग्राम जिसके अंदर की हम oogenesis की सारे स्टेप्स को समझ पाए. ठीक, तो शुरू करते हैं. oogenesis के बारे में बात कर रहे हैं जब तब याद करो स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने क्या पढ़ा था कि स्पर्म फॉर्मेशन जो है एक बार प्यूबर्टी के समय पर मेल्स में स्टार्ट हो जाता है तो लाइफ टाइम कंटिन्यू होता है. वहीं पर जब हम बात करते हैं एग सेल फॉर्मेशन की, ओवम फॉर्मेशन की इन द केस ऑफ फीमेल्स, वो चालू होता है प्यूबर्टी के टाइम पर और खत्म हो जाता है इन द 50s ऑफ एनी फीमेल. और ये टाइम ड्यूरेशन प्यूबर्टी से लेकर के और मेनोपॉज तक का टाइम ड्यूरेशन जो है सिर्फ इसी टाइम ड्यूरेशन में विमेन जो है वो फर्टाइल हो सकती है. ठीक है, और जैसे जैसे एज प्रोग्रेसिवली बढ़ती जाएगी फीमेल्स की फर्टिलिटी जो है वो भी धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होती जाती है. अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस डायग्राम में जब हम बनाएंगे तो हम क्या क्या बनाएंगे बच्चों. ये डायग्राम देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये डायग्राम ओवरी जैसा नजर आ रहा है. अगर आपको ये समझ में आया है तो बिल्कुल सही समझ में आया है. हम लोग ओवरी के अंदर कॉर्टेक्स और मेड्यूला दो पोर्शंस पढ़ रहे थे. अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था जो सेंट्रल पोर्शन होता है जहां पर बहुत सारा ब्लड सप्लाई होता है इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं मेड्यूलरी पोर्शन, जहां पर ढेर सारी ब्लड वेसल्स आ रही हैं. याद करिए
और मैंने ये भी कहा था आप लोगों को कि ब्लड वेसल्स जो हैं, इसके अलावा यहाँ पर कुछ एक स्टेम सेल्स भी प्रेजेंट होंगे और वो स्टेम सेल्स भी यहाँ पर हमें नजर आ सकते हैं. सो ये बहुत सारी ब्लड वेसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगी इन द एरिया विच इज कॉल्ड एज मेड्यूला. ठीक है, और यहाँ पर काफी सारे स्टेम सेल्स भी प्रेजेंट होंगे. बच्चों एनसीईआरटी जो है वो सिर्फ ब्लड वेसल्स बना देती है, अपन ने कैपिलरी बना दिया बिकॉज हम जानते हैं कि आर्टरी आएगी, कैपिलरी बनाएगी एंड वेन बन के बाहर जाएगी. वेरी सिंपल. ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ बेसिक डायग्राम ऑफ द मेड्यूलरी पोर्शन. और ये जितना भी एरिया बाहर की तरफ हमें नजर आ रहा है इसे हम लोग बोलते हैं ओवेरियन कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल एरिया. ठीक है, अब फीमेल्स, जैसे ही फीमेल्स के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, एक फीमेल बेबी का बर्थ नहीं हुआ है अभी तक और वो मदर की बॉडी के अंदर है. इन द फीटल लाइफ ऑफ एनी फीमेल, जब कोई फीमेल मदर की बॉडी के अंदर है एज अ फीटस, तब क्या होता है, तब फीमेल की बॉडी में बर्थ के पहले ही ढेर सारे ओवम फॉर्मिंग सेल्स बन जाते हैं, बहुत सारे. ठीक है, न्यूमरस, मिलियंस में बन जाते हैं. इन ओवम फॉर्मिंग सेल्स को हम लोग बोलते हैं oogonia सेल्स. ये कब बन जाते हैं फीमेल की बॉडी में, उनके बर्थ के पहले ही बन जाते हैं. जब वो मदर के वोम्ब में है, यूट्रस में है, तभी ढेर सारे oogonia सेल्स उनकी ओवरीज के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, बन जाते हैं. कैसे oogonia सेल्स बन जाते हैं, डिवाइड करते हैं माइटोटिकली और oogonia सेल्स बनाते हैं, जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया सेल्स. लाइफ टाइम ह्यूमन मेल में स्पर्मेटोगोनिया सेल्स डिवाइड करके और स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स डिवाइड करके और स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनाते हैं. वैसे फीमेल के बर्थ के पहले ही oogonia सेल्स बन जाते हैं और वो डिवाइड करके और oogonia सेल्स बनाते हैं. ठीक है, तो बहुत ही सारे नंबर में oogonia सेल्स फीमेल के ओवरी में बर्थ के पहले ही प्रेजेंट रहते हैं. क्या ये बात समझ में आई है? अच्छा, बर्थ के बाद क्या और oogonia सेल्स जो कि ओवम बनाएंगे, ऐसे और oogonia सेल्स बनेंगे? The answer to this question is no. No more oogonia will be added after the birth inside the ovary of any human female. मतलब क्या हो गया, जो उनको बर्थ के पहले oogonia मिले हैं उन्हें जिंदगी भर उसी से ओवम बनाना है. ठीक है, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कहीं ना कहीं कि oogonia का नंबर फीमेल्स में निर्धारित है, लिमिटेड है. इस लिमिटेड oogonia सेल्स से ही उनके ओवम फॉर्मेशन हो सकती है. एक समय ऐसा आता है जब सारे oogonia खत्म हो जाते हैं और फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल पे स्टॉप लग जाता है, और वो टाइम है 50 साल के आसपास की उम्र, जिसे हम बोलते हैं मेनोपॉज. क्योंकि उस समय तक कोई भी फंक्शनल सेल्स ही नहीं बचते जो कि एक ओवम बना सके, खत्म हो जाते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे नंबर में oogonia सेल्स फीमेल की ओवरी में बर्थ के पहले ही बन जाते हैं बच्चों. ठीक है, क्या ये बात समझ में आई है? सो ये अगर फर्स्ट पॉइंट आप लोग को क्लियर हुआ है तो इसके बाद सेकंड पॉइंट बताती हूं मैं कि जो ये oogonia सेल्स हैं, याद करिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या बोला था, स्पर्मेटोगोनिया सेल ग्रो होके बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. वैसे ही oogonia सेल ग्रो होके बनाता है प्राइमरी oocyte. ठीक है, प्राइमरी oocyte जो है ये भी फीमेल में बर्थ के पहले ही बन गया. मतलब कितनी जल्दी है इस प्राइमरी oocyte को बन के बैठने की, है ना. तो एक्चुअली क्या होता है कि प्राइमरी oocytes बन के बैठ जाते हैं बहुत सारे के सारे oogonia सेल्स जो है वो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, प्राइमरी oocyte अब मियोसिस 1 अंडरगो करना चाहिए ताकि वो बना सके 2 सेकेंडरी oocyte. राइट, प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 की स्टेज में एंट्री मार लेता है, ये भी बर्थ के पहले ही हो जाता है. मतलब कि फीमेल की oogenesis बर्थ के पहले ही चालू हो जाती है. तब बॉडी बोलती है शांत, थोड़ा रुको, इतनी जल्दी नहीं है तुम्हें ओवम में कन्वर्ट होने की. तब जाकर क्या होता है कि बॉडी इन सारे प्राइमरी oocyte सेल्स को जो कि मियोसिस 1 में एंट्री मार चुके हैं वहां पर ही रेस्ट्रिक्ट कर देती है. ठीक है,
वहां पर ही रेस्ट्रिक्ट कर देती है, उनके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगा देती है कि अब तुम इससे आगे नहीं बढ़ोगे। क्या ये बात समझ में आई? इसको इमेजिन कैसे करें, अलग एग्जाम्पल के थ्रू इमेजिन करते हैं कि एक लाइन लगी हुई है, तुम लोग असेंबली में खड़े हो स्कूल की, ठीक है, तुम सब लोग स्कूल की असेंबली में खड़े हुए हो और तुम में से कोई एक इंसान ऐसा है जो कि अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है क्लास में जाने का, लेकिन तब भी तुम लाइन से बाहर निकल के सीढ़ी पे चढ़ गए। तब तुम्हारी टीचर ने तुम्हें देख लिया और वहीं रोक दिया, अब तुम यहीं खड़े रहो, अब इसके आगे मत बढ़ना जब तक कि मैं ना बोलूं। तो वैसा हो गया है किसके साथ में? प्राइमरी oocyte के साथ में। oogonia सेल्स से प्राइमरी oocyte बन गए और प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 में एंटर कर गया है और अब उसको वहीं पर स्टॉप कर दिया गया है कि अब तुम और आगे मत बढ़ना। लेकिन यहां पर तो असेंबली की लाइन में किसी एक इंसान ने ऐसा किया था, ओवरी के केस में सारे प्राइमरी oocyte आगे बढ़ गए थे मियोसिस 1 में और सबको बॉडी ने स्टॉप कर दिया। प्रोफेज 1 स्टेज में अरेस्ट कर देती है बॉडी उनको, ठीक है। तो इतनी बात अगर हमें समझाएं, हम डायग्राम बनाएंगे ना साथ साथ में, इट विल बिकम मोर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो मेरे साथ में ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये मैं जो बना रही हूं ये है हमारे oogonia सेल्स। ये सब क्या है? oogonia सेल्स। बच्चों oogonia सेल्स डिवाइड्स टू फॉर्म मोर oogonia सेल्स, ठीक है। These oogonia cells were surrounded by, ये oogonia cells सराउंडेड थे फ्लैट फॉलिक्यूलर सेल्स से। फॉलिक्यूलर सेल्स कुछ नहीं है, ओवेरियन कॉर्टिकल एरिया के अंदर कनेक्टिव टिश्यू में कई सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेल्स जो हैं इन्हें हम फॉलिक्यूलर सेल्स बोलते हैं और ये फॉलिक्यूलर सेल्स इन oogonia को सराउंड करके बैठे थे, ठीक है। क्योंकि भाई oogonia बहुत कीमती है। कीमती क्यों है? एक बार बन गए उसके बाद दोबारा बनेंगे नहीं। नो मोर oogonias विल बी एडेड आफ्टर द बर्थ, राइट। चलो अभी अगर हमें समझ में आ गया है तो हम इसको थोड़ा सा स्पेस करके थोड़ा दूर दूर कर लेते हैं। एक ये हो गया oogonia, एक ये हो गया oogonia सराउंडेड बाय द फॉलिकुलर सेल्स ऑफ द ओवरी, और फॉलिकुलर सेल्स फ्लैट सेल्स होते हैं बच्चों। ऐसे बहुत सारे ओगोनियास प्रेजेंट है। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे पता है? इसे तो हम बोलेंगे oogonia और इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे फ्लैट फॉलिकुलर सेल। फ्लैट फॉलिक्यूलर सेल। और इन दोनों को साथ में मिला के मैं क्या बोलूं? मतलब मैं इसको पूरे को कुछ बोलना चाहती हूं तो मैं क्या बोलूं? मैं इसे बोलूंगी प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या बोल रही हूं मैं इसे? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल मतलब प्रिमिटिव फॉलिकल है ये, जो कि ओवरी में प्रेजेंट था, ठीक है। अब मैंने कहा कि बर्थ के पहले ही ये सारे oogonia सेल्स क्या कर लेंगे? दे विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्रोन अप सेल्स कॉल्ड एज प्राइमरी oocyte। ये सब प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो गए। तो देखो oogonia साइज में बड़ा हो गया, साइटोप्लाज्म भी ज्यादा गेन कर लिया इसने और अब ये कन्वर्ट होके बैठ गया किसमें? प्राइमरी oocyte में। और साथ ही साथ में जो इसके फ्लैट सेल्स इसको सराउंड कर रहे थे, अब इसको यही फ्लैट सेल्स जो हैं ये थोड़ा सा क्यूब शेप के सेल में कन्वर्ट हो गए हैं और उसको सराउंड कर रहे हैं। यही फ्लैट सेल्स जो थे ये अब थोड़ा सा क्यूब शेप के सेल में कन्वर्ट हो गए हैं और उसको सराउंड कर रहे हैं, ठीक है। और कितने लेयर्स बन रही है सराउंडिंग सेल्स की? एक ही लेयर बन रही है, कोई बहुत सारी लेयर्स नहीं है यहाँ पर। दिस इज वन सिंगल लेयर सराउंडिंग द प्राइमरी oocyte, ठीक है। तो ये जो सेल है ये क्या हो गया आपका? ये हो गया प्राइमरी oocyte सेल। और जो इसको सराउंड करने वाले हमारे पास में स्ट्रक्चर्स लेयर नजर आ रही है, इसको हम बोलते हैं ग्रैन्युलोसा लेयर ऑफ सेल्स। और ये सिंगल लेयर है, वन लेयर, ठीक है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को मुझे कुछ नाम अगर देना है तो मैं क्या नाम दूंगी इसे? इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं बच्चों इसे हम लोग? प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है तो आपको क्या बताना है कि प्राइमरी फॉलिकल जो है इसके अंदर होता है एक प्राइमरी oocyte जो कि मियोसिस 1 में एंट्री मार चुका है
और प्रोफेज 1 में अरेस्ट होके बैठा है, उसको सराउंड कर रहे हैं एक सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप ग्रैन्युलोसा सेल्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पूरा डिस्क्रिप्शन इस बारे में। अच्छा, प्राइमरी oocyte के ब्रैकेट में मैं लिख दे रही हूं अरेस्टेड, सॉरी हाँ यस डायरेक्टली लिखते हैं अपन, अरेस्टेड एट प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। ठीक है, और ये सब कहानी बिफोर बर्थ की चल रही थी अभी तक। अब क्या सीन होता है बच्चों, अब मैं बोलूंगी कि यार ऐसे कितने प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स थे जो कि प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होके बैठे थे, मिलियंस इन नंबर। कितने थे? मिलियंस थे। कब की बात हो रही है? बर्थ के पहले की बात हो रही है। फिर फीमेल का बर्थ हो गया, मदर की बॉडी से बाहर आ गई फीमेल बेबी। अब फीमेल बेबी जो है इसकी लाइफ प्रोग्रेशन में चल रही है, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल की हुई, 10 साल की हुई, 12 साल की से लेके 14 साल की रेंज में ये आई है इसकी एज। अब ये जो फीमेल है इसकी बॉडी के अंदर लेवल्स बढ़ेंगे कुछ हार्मोन्स के, जिन्हें हम लोग बोलते हैं गोनाडोट्रोफिन्स, जिनका नाम होता है LH एंड FSH। और ये LH और FSH हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर सिचुएटेड है पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके अंदर से एंटीरियर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी जो है वो LH और FSH हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। तो जैसे ही फीमेल की ग्रोथ हुई और वो 12 से 14 साल की एज में पहुंची है, इस ड्यूरेशन में किसी भी समय LH या FSH का कंटेंट उसकी बॉडी में हाई हो सकता है अचानक से। और गोनाडोट्रोपिन हार्मोन नाम से मालूम पड़ रहा है कि ये जाके गोनाड्स की फंक्शनिंग को स्टिमुलेट करेंगे। और गोनाड्स क्या होते हैं? ओवरी इन फीमेल, टेस्टिस इन मेल। मतलब LH FSH मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस चालू करवा रहे थे, LH FSH फीमेल्स में oogenesis की प्रॉपर साइकिल चालू करवाएंगे। ठीक है, तो इस स्टेज के बाद क्या होता है कि यहां पर आते आते समवेयर वी कैन से कि LH और FSH की मात्रा जो है बढ़ने लग जाती है बॉडी में। ओके, तो इसके कारण से क्या होता है, अब ये प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करना चालू करता है और ये प्राइमरी फॉलिकल बनाता है सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, जिसमें कि प्राइमरी oocyte प्रोफेज 1 से मेटाफेज 1, ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता है। तो प्रोफेज 1 से मेटाफेज 1 में आएगा, मेटाफेज 1 से मेटाफेज 1 से एनाफेज 1 में आएगा, एनाफेज 1 से टीलोफेज 1 में आएगा। ऐसे आगे बढ़ना, प्रोग्रेशन इसका चालू होना चाहिए। पर अभी मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि सेकेंडरी फॉलिकल बन रहा है। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या हो रहा है? सेकेंडरी फॉलिकल कब हम इसको बोलते हैं? जब ये फॉलिकल का साइज ग्रो होता है और ग्रो होके इसकी जो ये थीका लेयर्स की हमने बात करी थी, जो हमने ग्रैन्युलोसा सेल्स की बात करी थी, ये ग्रैन्युलोसा सेल्स के जो नंबर है ये इंक्रीज होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, ये ग्रैन्युलोसा सेल्स के जो नंबर हैं ये इंक्रीज होना चालू हो जाते हैं और ये मोर देन 1 लेयर्स बन जाता है। मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्या कि व्हेन द प्राइमरी oocyte is surrounded by more than 1 layers of granulosa cells, then we can say it is converted into secondary follicle. It is no more a primary follicle, it is now converted into the secondary follicle. ठीक है बच्चों, क्या ये समझ में आया? मतलब कि प्राइमरी फॉलिकल जिसमें कि प्राइमरी oocyte अरेस्टेड स्टेज में था, जैसे ही फीमेल 13-14 साल की होगी और उसकी बॉडी में पहली बार के लिए GnRH गोनाडोट्रोपिन्स मतलब कि LH FSH का लेवल बढ़ेगा, तो वो कन्वर्जन होगा उसका प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल में। ठीक है, मियोसिस आगे प्रोग्रेस करेगी। तो इसको क्या बोल देंगे अपन? इसको तो हम बोलेंगे भाई प्राइमरी oocyte ही है, ये कुछ और नहीं है। ठीक है, और ये क्या हो गया? ये हो गया मोर देन 1 लेयर्स ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स, मोर देन 1 ग्रैन्युलोसा लेयर्स। ठीक है, और इसके साथ में एक चीज और होती है कि अब इसके बाहर के साइड पर ये, क्योंकि इधर सेल्स ग्रैन्युलोसा प्रेजेंट है ना, इसमें कनेक्टिव टिश्यू के और सेल्स इसको सराउंड करना चालू करेंगे और उन सेल्स को अपन नाम देते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स जैसे ही होते हैं, लेकिन जब वो लेयर बना रहे हैं
तो हम बोलेंगे इसके आसपास जो लेयर बन रही है इस लेयर को हम बोलते हैं थीका लेयर। तो यहाँ पर एक टर्म मैं और इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, थीका लेयर। थीका स्टार्ट्स फॉर्मिंग। थीका मतलब कि एक प्रोटेक्टिव लेयर इसको सराउंड करने चालू कर दी है अब। ठीक है, क्या क्या समझ में आया अभी तक इसमें? होपफुली पूरा समझ में आया। प्राइमोर्डियल फॉलिकल था, फिर प्राइमरी फॉलिकल बना, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बना है। अब सेकेंडरी फॉलिकल आगे और प्रोसीड करेगा। तब जो सेकेंडरी फॉलिकल है बच्चों, मतलब कि ये जो ये वाला पोर्शन है सेकेंडरी फॉलिकल हमारा, ये सेकेंडरी फॉलिकल जो है अब ये बनाएगा टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, अब टर्शरी फॉलिकल कैसे बनता है ये देखते हैं। तो टर्शरी फॉलिकल में क्या होता है कि टर्शरी फॉलिकल जो है इसमें ये हमारे पास में प्राइमरी oocyte जो प्रेजेंट था अभी, टर्शरी फॉलिकल में आते आते प्राइमरी oocyte का मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है। मतलब कि प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 सबको क्रॉस कर देता है वो। तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte बनना चाहिए। अब आप याद करिए कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अपन ने देखा था, यहाँ पे लिखना मत प्लीज, इसको समझाने के लिए लिख रही हूँ। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपको याद होगा कि 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे थे, याद है बच्चों? ठीक है, और दोनों के दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड नेचर के थे, वहीं पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड सेल था। ठीक है, मतलब कि एक रिडक्शन डिवीजन हुआ मियोसिस 1 में। वैसे ही क्या यहाँ पर भी 2 सेल्स बनने चाहिए? मियोसिस 1 के कंप्लीशन पे 2 सेल्स बनना मैंडेटरी बात है। तो 2 सेल्स बनेंगे, तो कैसे बनेंगे? अब सीन क्या हुआ कि ये जो सेल हमारा प्रेजेंट था प्राइमरी oocyte, ये जब मियोसिस कंप्लीट हुआ तो बनाता है सेकेंडरी oocyte को और बनाता है फर्स्ट पोलर बॉडी। ये सेकेंडरी oocyte बना दिया इसने और बनाया एक छोटा सा सेल फर्स्ट पोलर बॉडी नाम का, जो कि ये प्रेजेंट है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी ऐसा बना लिया इसने। और इसके आसपास में फिर क्या होता है कि ग्रैन्युलोसा सेल्स जो प्रेजेंट है यहाँ पर, ऐसे ही बहुत सारे ग्रैन्युलोसा सेल्स इसके पास में भी प्रेजेंट है। बहुत सारे ग्रैन्युलोसा सेल्स इसको भी सराउंड कर रहे हैं। ठीक है, लाइक दिस। एक सेकेंड। हाँ, बच्चों प्रॉपर डायग्राम बना के देती हूँ जिसमें कि अपने को आगे प्रॉब्लम नहीं आए। देखो, ये है आपका सेकेंडरी oocyte और ये है आपका पोलर बॉडी। ठीक है, अब सेकेंडरी oocyte अपने आप को एक लेयर से सराउंड करता है बच्चों, यहाँ पर इस पे आके, और उस लेयर को हम लोग बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। ये एक ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई नॉन सेल्यूलर लेयर है, सेल से नहीं बनी है। ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन से बनी है और नॉन सेल्यूलर लेयर है, ये बन गई है सेकेंडरी oocyte के आसपास में। ठीक है, अच्छा, अब इस लेयर के बाहर की साइड पर प्रेजेंट है हमारे वो सेल्स जिन्हें हम ग्रैन्युलोसा बोल रहे थे, लेकिन ग्रैन्युलोसा सेल्स बड़े बड़े साइज के हो गए हैं बच्चों, यहाँ पर आके बहुत बड़े बड़े साइज के। ये बड़े बड़े साइज के ग्रैन्युलोसा सेल्स के लिए मैं क्या नाम दे सकती हूँ? सो आई विल बी टेलिंग देम एज कोरोना रेडिएटा सेल्स। कोरोना रेडिएटा सेल्स अपन इनको बोलते हैं। कोरोना का मतलब होता है स्पाइकी, तो ये स्पाइकी स्पाइकी नजर आते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा सेल्स। ठीक है, तो ऐसे कोरोना रेडिएटा सेल्स की लेयर बन जाती है इसके आसपास में। और भी कुछ बन रहा है, तो और क्या है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी में डेवलप कर लेता है ये अपने आसपास में। और ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी के लिए अपन जो टर्म इस्तेमाल करते हैं हम बोलते हैं इसको एंट्रम। क्या बोलते हैं? एंट्रम। ये फ्लूइड किसने सीक्रेट करा है? ग्रैन्युलोसा सेल्स ने सीक्रेट करा है। ठीक है, बहुत सारा फ्लूइड, ताकि ये इस सेकेंडरी oocyte को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। अच्छा, कई सारे ग्रैन्युलोसा सेल्स ऐसे भी होते हैं जो कि सिंपली पहले कैसे प्रेजेंट थे वैसे ही शेप के, क्यूब शेप के प्रेजेंट होते हैं, और ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सस्पेंडेड होता है, मतलब कि पूरे इसको इसने उठा के रखा हुआ एक तरीके से, ऐसा मानो सेकेंडरी oocyte को। ठीक है, अच्छा, मोर एंड मोर सेल्स विल बी सराउंडिंग इट नाउ। ठीक है, दिस विल बी समवट लाइक दिस। इसके आसपास में भी थीका लेयर प्रेजेंट होती है। थीका लेयर कैसी लेयर होती है बच्चों, आपको पता है?
सो थीका लेयर जो होती है ये हमने सेकेंडरी फॉलिकल में देखी थी। ये थीका लेयर यहाँ पर भी प्रेजेंट है, लेकिन थीका लेयर वेल डिफरेंशिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट है यहाँ पर। कैसे वेल डिफरेंशिएटेड? थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को छोटा करना पड़ेगा अपने को। ओके, इसको भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा मिनिएचर कॉपी बनानी पड़ेगी इसकी, इसकी भी मिनिएचर कॉपी बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम क्या है इसमें एक और चीज़ करने वाले हैं, इसलिए ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो तो अब इसके आसपास में एक थीका लेयर सराउंड कर रही है, और वो थीका लेयर रेड कलर की बना रही हूँ मैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो थीका लेयर है ये अंदर की साइड पे जो प्रेजेंट मैं बना रही हूँ इसको हम बोलते हैं थीका इंटरना, और एक थीका लेयर इसके जस्ट बाहर की साइड पे मैं बनाऊंगी जिसको मैं बोलूंगी थीका एक्सटर्ना। बच्चों ये जो थीका लेयर अंदर वाली है ना, ये ब्लड सप्लाई रिच है, यहाँ पर ओवरी से बहुत सारा ब्लड सप्लाई आ रहा है इधर से। ठीक है, तो थीका इंटरना जो है इट इज हाईली वैस्कुलर, ब्लड सप्लाई रिच, एंड थीका एक्सटर्ना जो है इट इज नॉट दैट मच वैस्कुलर, इट इज अ फाइब्रस लेयर एक्चुअली। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये कहलाता है टर्शरी फॉलिकल। पूरे स्ट्रक्चर को मिलाकर अपन बोलते हैं टर्शरी फॉलिकल। इसमें लेबलिंग कर लें पहले, तो हम बोलेंगे ये हमारा क्या है, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, फिर ये क्या हो गया, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये पोलर बॉडी छोटा सा सेल क्यों बना और एक बड़ा सेल क्यों बना, इसका अपन आंसर भी करते हैं। एक बाहर की जो लेयर हमें दिख रही है ये वाली क्या है, दिस इज गोइंग टू बी हमारी नॉन सेल्यूलर लेयर है ये। ठीक है, कैसी लेयर है, नॉन सेल्यूलर लेयर, जिसको हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है ये। और इसके जस्ट बाहर की साइड पर क्या प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे जो सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पर बाहर की साइड पर, इनको थोड़ा सा बड़े बड़े साइज के हो गए, इन्हें हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा सेल्स। और इसके भी बाहर पे क्या प्रेजेंट है, एंट्रम नाम का फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसमें कि बहुत सारा फ्लूइड सीक्रेट करा है फॉलिकुलर सेल्स ने, वो भर दिया है उसमें। और इसके बाहर की साइड पर क्या प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे ग्रैन्युलोसा सेल्स की एक लेयर प्रेजेंट है डेफिनेटली। ठीक है, ग्रैन्युलोसा की लेयर भी प्रेजेंट है और ग्रैन्युलोसा की स्टॉक भी प्रेजेंट है। ये जो स्टॉक बना रही है ग्रैन्युलोसा, इसको हम बोलते हैं, ये बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ये सेकेंडरी oocyte को सस्पेंड करके रख रहा है। ठीक है, तो इसको सस्पेंसर मान सकते हो आप लोग। ओके, इफ यू डोंट वांट टू लेबल इट डिफरेंटली इट्स ओके फाइन, आप सिर्फ ग्रैन्युलोसा बोल सकते हो, बिकॉज एनसीईआरटी में टर्मिनोलॉजीज नहीं है तो अपन इसको सेपरेटली नहीं लिखते। ठीक है, हालांकि हम इसके लिए बोलते हैं क्यूमुलस oophorus। क्यूमुलस oophorus इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो कि इसको सस्पेंड करता है। चलो मैं लिख देती हूँ, तुम लोगों को पढ़ना हो तो कोई, नहीं पढ़ना हो तो कोई बात नहीं, पढ़ना हो तो काम की बात ही है। क्यूमुलस oophorus, oophorus मतलब स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच हैज सस्पेंडेड दिस सेकेंडरी oocyte। फिर बाहर प्रेजेंट होता है एक थीका इंटरना और एक थीका एक्सटर्ना। ये थीका इंटरना लेयर हो गई है, और ये जो लेयर है बाहर की, सबसे बाहर की, ये है थीका एक्सटर्ना। देखो मैं जो पूरा डायग्राम बना रही हूँ ना, इस डायग्राम के बाद में जब हम इसको थ्योरी रीड करेंगे एनसीईआरटी की, यू विल बी फाइंडिंग लाइक मोर देन ईजी। मैम बहुत ईजी ऐसा बोलोगे, क्योंकि हम इसको बहुत अप्रोप्रिएटली ढंग से बना रहे हैं। ये पूरे स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, ऐसा बोलते हैं फिर कि टर्शरी फॉलिकल ग्रोज इन साइज, और बड़ा होता है, और इतना बड़ा हो जाता है कि अब इसके अंदर जो ये लिक्विड का प्रेशर है, जो ये यहाँ पर एंट्रम में लिक्विड प्रेजेंट है, जैसे हम बोलते हैं लिकर फॉलिक्यूलाई, फॉलिकल ने सिक्रेट किया ऐसा लिक्विड, इस लिकर फॉलिक्यूलाई का प्रेशर बढ़ते जाता है इस एग सेल के ऊपर, सेकेंडरी oocyte के ऊपर, और ये बाहर निकल जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये जो पूरा हमारा स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर का फाइनली ग्रोन अप वर्जन जो बनता है उसमें हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, एंड ग्राफियन फॉलिकल विल बी रप्चरिंग टू रिलीज दिस सेकेंडरी oocyte आउट ऑफ द ओवरी। तो बच्चों ओवरी के वॉल में ब्रेक डाउन होना चाहिए, रप्चर होता है ओवरी के वॉल में, तो जाकर ये बाहर निकलता है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब आपको क्या लगता है कि ये सेकेंडरी oocyte अकेला बाहर चले जाता होगा? ऐसा नहीं है, सेकेंडरी oocyte भी बाहर जाता है, फर्स्ट पोलर बॉडी भी जाती है, जोना पेल्यूसिडा भी सराउंड करती है इसको सराउंड करती हुई कोरोना रेडिएटा भी बाहर जाती है, इसमें क्यूमुलस oophorus भी बाहर जाता है, ये सारी चीजें बाहर जाती हैं बच्चों। ठीक है, जब ये वाटर इसको प्रेशराइज करता है ना, इतना सारा पोर्शन इसको पूरे को बाहर फेंक देता है, और ये वाला पोर्शन सिर्फ रह जाता है अंदर। ठीक है,
सो द थिंग इज दैट यहाँ से क्या क्या बाहर निकला उसका अपन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। देखो ये बाहर निकला है सेकेंडरी oocyte, ये फर्स्ट पोलर बॉडी बाहर निकली है। इसके अलावा पे यहाँ पर जोना पेल्यूसिडा बाहर निकली है। इसके अलावा यहाँ से कोरोना रेडिएटा सेल्स की लेयर भी बाहर निकली है जो कि इसको सराउंड कर रही है पूरे स्ट्रक्चर को। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर बाहर जा रहे हैं बच्चों। ये पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जब फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे तो आपको इसकी अहमियत समझ में आएगी कि मैम ने ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ाई हैं। क्योंकि हमारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट में हर एक चीज़ का मेंशन है, लेकिन डायग्राम में उन्होंने नहीं दे रखा। ठीक है, ये क्यूमुलस oophorus भी बाहर निकल जाता है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये बाहर निकल रहा है। इसके बाहर निकलने को, ओवरी को रप्चर करके इसके बाहर निकलने को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, तो ये हो गया ओव्यूलेशन। ओवरी के वॉल को तोड़ते हुए बाहर जाता है। इसलिए कई सारे फीमेल्स को ओव्यूलेशन के डे पर भी हल्का सा पेन फील हो सकता है ओवेरियन एरिया में या लोअर पेल्विस में, जो कि नेग्लेक्टेबल भी होता है। इतना ज़्यादा पेन नहीं फील होता उसमें जितना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कई लोग को फील होता है, उससे तो बहुत कम पेन है ये। चलिए अब क्या बचा? अब बचा कुछ भी नहीं है। अंदर की तरफ सब टूटा फूटा डैमेज सामान बच गया है। जैसे कि एंट्रम था तो ये तो रप्चर ही हुआ था, इसलिए इसका तो कुछ मायने नहीं है। ठीक है, तो जो भी बच जाता है ना उसको अपन ऐसे ही ऐसे करके बना देते हैं सिर्फ। ये देखो ये, ठीक है, इसके अंदर की ये जो लेयर थी ये भी प्रेजेंट है ना, ऐसे करके। और क्या बच गया है? काफ़ी सारे सेल्स बच गए हैं जो कि हमारे फॉलिक्यूलर सेल्स प्रेजेंट हैं। ये देखो ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्या है? ये बेसिकली ग्राफियन फॉलिकल था जो कि रप्चर हो रहा है टू रिलीज दिस सेकेंडरी oocyte। ठीक है, सो ग्राफियन फॉलिकल है। ग्राफियन फॉलिकल विल बी रप्चरिंग टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte। ग्राफियन फॉलिकल। अच्छा, अब इसके बाद में क्या बचा? तो अब इसके बाद में कुछ थोड़ा बहुत ही पोर्शन जो बचा कुछ है बच्चों, उसको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये रिप्रेजेंटेड पोर्शन में पहले तो थोड़ा सा ब्लड लॉस हो रहा होता है शुरुआती, क्योंकि ब्लड वेसल्स टूटी हैं कई सारे इसको बाहर रिलीज करने के लिए। ये ब्लड का लॉस भी हुआ है थोड़ा सा ओवेरियन एरिया में। बच्चों ये ब्लड जो है ये यूट्रस से बाहर नहीं आ रहा है मेंसेस जैसे, ये बॉडी में ही थोड़ा सा ब्लीडिंग हो गई है, क्योंकि बॉडी के अंदर से एक ओवरी के पोर्शन को रप्चर करके कोई बाहर निकला है तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत तो ब्लीडिंग वहाँ पर हुई होगी। ये हल्के फुल्के ब्लड के ड्रॉपलेट्स वहाँ पर आ गए होंगे। तो ये जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है जिसमें थोड़ा थोड़ा खून प्रेजेंट होगा, इसे हम लोग बोलते हैं कॉर्पस हीमोराजिकम। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? कॉर्पस हीमोराजिकम। ये बच जाता है। ठीक है, तो इसे हम बोल देते हैं कॉर्पस हीमोराजिकम। कॉर्पस, हीमो वर्ड का मतलब क्या होता है? ब्लड। हीमोराजिकम। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में बच्चों अब जो ये थोड़े बहुत फॉलिकुलर सेल्स अंदर प्रेजेंट थे ना, जो हमने यहाँ पे बनाए थे, देखो ये प्रेजेंट थे, जो ये बचे हुए सेल्स है थोड़े बहुत फॉलिकुलर सेल्स, इन्होंने क्या किया होता है अब अंदर हार्मोन सीक्रेट करने चालू कर देते हैं ये। तो अब ये बना देते हैं कॉर्पस हीमोराजिकम के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, सो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म कर देते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम के स्ट्रक्चर को अपन कुछ कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम है जो कि हार्मोन सीक्रेट हो चुके हैं इसमें काफ़ी सारे। अब इसमें कौन से हार्मोन सीक्रेट हुए हैं? इस कॉर्पस ल्यूटियम में दो टाइप के हार्मोन सीक्रेट हुए हैं जिसका नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये कॉर्पस ल्यूटियम हो गया। ठीक है, फिर कॉर्पस ल्यूटियम जो है फाइनली, अगर एग सेल जो कि ओवम बोल रहे हैं अपन इसको, नहीं एग सेल बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte बोल सकते हैं। सेकेंडरी oocyte जो कि ओवरी को रप्चर करके बाहर निकला है, इस सेकेंडरी oocyte का अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है स्पर्म के द्वारा, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि कॉर्पस ल्यूटियम जिस साइज एंड शेप का है वैसे ही साइज एंड शेप का मेंटेन रहेगा थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ऑफ द फीमेल। पर अगर इस सेकेंडरी oocyte का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तब ये कॉर्पस ल्यूटियम का साइज जो है वो छोटा होते जाएगा बच्चों। इसको हम बोलते हैं रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम। साइज में छोटा होते जा रहा है ये कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, इट इज रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम, इसका साइज में
स्मॉल होते जा रहा है, ये देखो, ठीक है। फिर फाइनली और स्मॉल हो जाएगा, ये रिग्रेशन होते जा रहा है इसका। और फिर एक लिमिट ऐसी आएगी कि कॉर्पस ल्यूटियम में ये जो येलो कलर का हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब जो हार्मोन फील्ड एरिया है, ये बचेगा ही नहीं और डायरेक्टली सिर्फ ऐसी फाइब्रस लेयर बच जाएगी, उसको बोलते हैं अपन कॉर्पस एल्बिकन्स, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट है, इसका साइज डिक्रीज होते जा रहा है। रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम को शॉर्ट फॉर्म में Cl लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। और फिर फाइनली क्या बचता है, कॉर्पस एल्बिकन्स, जो कि वाइट कलर का है, इसलिए एल्बिकन वर्ड इस्तेमाल करते हैं। एल्बिकन, एल्बिनो, रैट, वाइट, ALB वर्ड का मतलब होता है वाइट, तो ये कॉर्पस एल्बिकन्स वाइट कलर का है। तो दिस इज हाउ द oogenesis विल बी टेकिंग प्लेस इन द ह्यूमन फीमेल्स, ठीक है। चलिए, तो अगर आप लोगों को ये पूरा डायग्राम समझ में आया है अच्छे से, तो हम इसके डिटेल इंफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं एक बार हमारे NCERT से, ओके। सो एक बार और बता देती हूँ कुछ बातें यहाँ पर। देखो, हमने कहा था कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जो हैं ये ढेर सारे बर्थ के पहले ही बन जाएंगे, प्राइमरी फॉलिकल्स भी बर्थ के पहले ही बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी oocyte जो है वो अरेस्ट होके बैठा है इन द प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। फिर मियोसिस 1 कंटिन्यू होती है, कब कंटिन्यू होती है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी कंटिन्यू होती है। एट प्यूबर्टी कंटिन्यू होना चालू होती है, क्योंकि उस समय पर LH एंड FSH हॉर्मोन्स का लेवल जो है वो सडनली इंक्रीज होता है। इस इंक्रीज लेवल के कारण से प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करके बनाता है सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल कुछ और नहीं है बल्कि प्राइमरी oocyte मोर देन 1 ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर से सराउंडेड है और एक थीका लेयर बन रही है। फिर सेकेंडरी फॉलिकल ग्रो करके बनाता है टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल में क्या होता है, प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 कंप्लीट करके बना देता है सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, और ये सराउंड होता है ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये सराउंड होता है हमारे लेयर से, इसका नाम है जोना पेलिसेरा। बाहर होता है इसके हमारी कोर्ना रेडिएटा लेयर, और उसको पूरे स्ट्रक्चर को सस्पेंड कर रखा होता है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसका नाम है क्यूमुलस oophorus। ये पूरा स्ट्रक्चर है। फिर इसके आसपास में एंट्रम प्रेजेंट होता है, फ्लूइड फील्ड, और थोड़े बहुत और ग्रैन्युलोसा सेल्स सराउंडेड बाय थीका इंटरना जो कि हाईली वैस्कुलर ब्लड वेसल्स रिच है, और थीका एक्सटर्ना जो कि फाइब्रस लेयर है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो है इसको हम लोग बोलते हैं टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल ग्रो करके बनाता है ग्राफियन फॉलिकल, उतना ही बड़ा, लेकिन ग्राफियन फॉलिकल में इतना प्रेशर बढ़ जाता है इस एंट्रल फ्लूइड के कारण से कि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte सिर्फ अकेला रिलीज नहीं होता है, इट विल बी टेकिंग अलोंग विद द सराउंडिंग लेयर्स, ठीक है। जैसे कि सेकेंडरी oocyte, फर्स्ट पोलर बॉडी, जोना पेल्यूसिडा, देन कोर्ना रेडिएटा, देन क्यूमुलस oophorus, ये सब कुछ रिलीज हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। मतलब कि ओव्यूलेशन विल बी टेकिंग प्लेस एट द लेवल ऑफ ग्राफियन फॉलिकल फॉर्मेशन, एंड कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1 विल बी टेकिंग प्लेस एट द लेवल ऑफ टर्शरी फॉलिकल इटसेल्फ। ये 2 नीट के क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने वापस से अलग से समझा दिए। फिर क्या होता है, बचे कुछ पोर्शन में ब्लीडिंग क्योंकि हुई है तो बोलते हैं कॉर्पस हेमोरेजिकम, जो कि एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है which will be soon converted into corpus luteum. Corpus luteum is going to secrete the hormones called as estrogen and progesterone, ठीक है। And corpus luteum will be maintained for some days so that possibly fertilization may take place of this released secondary oocyte. But अगर fertilization नहीं हो रहा है, in that case the corpus luteum will be starting regressing in size. It will become smaller and smaller, and finally converted into corpus albicans, which is of no more use, no more hormone secreting, nothing. It is just the stoppage, we can say. Now all these changes which are taking place, ये तो फर्स्ट टाइम मैंने कहा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन होगी तो ऐसे शुरुआत होगी। फिर क्या बच्चों, फिर ये हर मंथ चलेगी, ठीक है। ये oogenesis की सेम प्रोसेस हर मंथ चलेगी ओवरी में। तो हमारे पास में या फीमेल्स के पास में 2 ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, तो कौन सी ओवरी में चलेगी, तो एक बार लेफ्ट ओवरी में चलेगी, एक बार राइट ओवरी में, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में। तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि ऑन एन एवरेज एक ओवरी 6 बार एग सेल बना के देती है, सेकेंडरी oocyte बना के देती है इन 1 ईयर, और दूसरी ओवरी भी 6 बार। तो 1 ovary produces 6 secondary oocytes in 1 year approximately,
ठीक है. This complete process will be taking place in females every month, human females every month, and now this particular oogenesis process is not taking place alone. ये अकेली नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर दो हार्मोन्स बन रहे हैं. अगर आप लोग को याद हो, मैंने बताया एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर, और ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो है ये जाकर यूट्रस पे कुछ एक्शन करते हैं बच्चों. मतलब कि ओवरी में कुछ कारण, ओवरी में जो हार्मोन्स बन रहे हैं उसके कारण से यूट्रस में भी चेंजेस आएंगे. तो एक साइक्लिक इवेंट है जहां पर ओवरी में चेंज आ रहे हैं तो यूट्रस में चेंज आ रहे हैं, ओवरी में चेंज आ रहे हैं तो यूट्रस में चेंज आ रहे हैं. इस साइक्लिक इवेंट्स को हम लोग बोल देते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, ओके. यहाँ पर मैंने कहा था इस स्टेज में जबकि बर्थ नहीं हुआ है ह्यूमन फीमेल्स का, तब उनके पास में कुछ मिलियन नंबर्स में प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट थे. ठीक है, अब कोई चीज फंक्शनली प्रेजेंट है, इमेजिन करो तुम लोग. तो हमने कहा था हर एक चीज की वायबिलिटी होती है, लाइफ. ठीक है, आप लोगों को प्लांट्स वाले केस में चले आना चाहिए इसमें. तो प्लांट्स रिप्रोडक्शन जब हमने देखा तो हमने कहा था कि पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी होती है. कुछ पॉलन ग्रेन्स सिर्फ आधे घंटे तक जिंदा रहते हैं, कुछ पॉलन ग्रेन्स कुछ महीने तक जिंदा रहते हैं. मतलब कि कोई भी चीज की वायबल लाइफ टाइम है, हर कभी इस्तेमाल नहीं हो सकती. वैसे ही क्या ये प्राइमरी फॉलिकल सारे के सारे फंक्शनली सेकेंडरी oocyte बनाने में सक्षम है? नहीं. ठीक है, तो इसमें से कई सारे प्राइमरी फॉलिकल्स, मिलियन में से कई सारे प्राइमरी फॉलिकल्स डैमेज होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे. और जब ह्यूमन फीमेल्स की उम्र हो जाएगी प्यूबर्टी वाली, मतलब कि 12 से 14 साल की, तब उनके ओवरी में, हर ओवरी में सिर्फ 60,000 से 80,000 ही फंक्शनल प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं. ठीक है, अब 14 से जब वो 20 होगी तब और कई सारे फॉलिकल्स नष्ट हो जाएंगे. 20 से जब वो 50 होगी तब बहुत सारे फॉलिकल्स नष्ट हो जाएंगे. राइट, तो फॉलिकल्स नष्ट होते जाएंगे. एक समय ऐसा आएगा जब सारे फॉलिकल्स नष्ट हो चुके हैं, अब कोई भी फॉलिकल जो है वो सेकेंडरी oocyte नहीं बना सकता. तब आएगा स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉल्ड एज मेनोपॉज. ठीक है, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलते हैं मेनार्क, और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं मेनोपॉज. क्या ये पूरा समझ में आया? अगर ये पूरा समझ में आया तो एनसीईआरटी की रीडिंग थोड़ी सी लगा लेंगे, तो जो अपन ने बातें समझी है ना वो पूरी क्लियर रहेंगी. देखो ये तुम लोग को समझ में आ रहा है. ऐसा ऐसा डायग्राम एनसीईआरटी ने बना के दिया अपने को. ब्लड वेसल्स दिए, प्राइमरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, एंट्रम बना रहे हैं, ग्राफियन फॉलिकल रिलीज हो रहा है, ओवम इससे, कॉर्पस ल्यूटियम एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन of a mature female gamete is called as oogenesis, which is markedly different from the spermatogenesis. Obviously, spermatogenesis में sperm बन रहे थे, एक spermatogonia से 4 sperm प्लस लाइफ टाइम बन रहे थे. और oogenesis में एक oogonia सेल से एक ही सेकेंडरी oocyte बन रहे है ना, फंक्शनल. बाकी सब लॉस में जा रहे हैं. ओवम भी एक ही बनेगा, क्योंकि बाकी के 3 जो है वो किसी काम के नहीं बचते. उसका रीजन मैं समझाऊंगी आप लोगों को भी. oogenesis is initiated during the embryonic developmental stage when a couple of million gamete mother cells, क्या बोला? couple of million gamete mother cells, मतलब कितने सारे होंगे? million gamete mother cells oogonia are formed within each fetal ovary. millions of oogonia cells are formed within each fetal ovary before the birth, embryonic stage में. No more oogonia are formed and added after the birth. बर्थ के बाद में कोई और oogonia ना तो ओवरी में बनते हैं ना उसमें और कहीं से ऐड होते हैं. These cells start division and enters into prophase 1 of the meiotic division and gets temporarily arrested at the stage of primary oocyte. ठीक है, प्राइमरी oocyte में ये प्रोफेज 1 ऑफ meiosis 1 में अरेस्ट हो जाते हैं, ये तो अपन जानते हैं. Each primary oocyte then gets surrounded by layer of granulosa cells called as primary follicle. ठीक है, अभी तक oogonia cells फ्लैट फॉलिकुलर सेल से सराउंडेड थे तो अपन उनको प्राइमोर्डियल फॉलिकल बोल रहे थे. फिर अब ये प्राइमरी oocyte बन गए हैं और प्राइमरी oocyte एक सिंगल लेयर ऑफ क्यूबिकल शेप ग्रैन्युलोसा सेल से सराउंड होकर अब इसको अपन बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल. A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty. बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक आते आते कई सारे फॉलिकल्स डैमेज हो जाते हैं और इस डैमेज की प्रोसेस के लिए अपन टर्म इस्तेमाल करते हैं फॉलिक्यूलर अट्रीशिया. क्या होता है फॉलिकल अट्रीशिया? लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, फॉलिक्यूलर
एट्रीशिया, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ follicles degenerate from birth to puberty and even after that, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रीशिया। डैमेज ऑफ फॉलिकल्स इज कॉल्ड एज फॉलिकुलर एट्रीशिया, ठीक है। A large number of follicles gets damaged during the phase from birth to puberty. Therefore, at puberty, only 60 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. The primary follicles get surrounded by more layers of granulosa cells and a new theca and are called as secondary follicles. जब primary follicles के cells के अंदर जो layer बन रही है, नंबर बढ़ जाता है अगर उन layers का, तो हम उसको secondary follicle बोलना चालू कर देते हैं। ये primary oocyte with more than one layers of granulosa cells and one theca layer will be together now called as secondary follicle, ठीक है। अब क्या है, the secondary follicle soon transforms into a tertiary follicle which is characterized by a fluid filled cavity called as antrum। जो secondary follicle है वो क्या बनाएगा, tertiary follicle। बच्चों tertiary follicle के characteristics बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्शरी फॉलिकल। कई बार आपसे सिर्फ ये भी पूछ सकते हैं कि ड्रॉ डायग्राम ऑफ टर्शरी फॉलिकल विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन्ड, अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो। और नीट वाले बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट है। द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज एट दिस स्टेज that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division। meiosis 1 के completion किस लेवल पे हो जाता है, आके tertiary follicle के स्टेज पे ही हो जाता है और बन जाता है unequal division के कारण से एक haploid secondary oocyte and एक tiny first polar body। अब यहाँ पर unequal division क्यों हुआ, देखो मान लो कि ये तुम्हारे पास में primary oocyte था, इसने डिवाइड करके बनाया एक secondary oocyte और एक बनाया फर्स्ट पोलर बॉडी। तो क्या कारण हुआ होगा, कारण ये हुआ है कि एग सेल या ओवम जो रहेगा फाइनली वो जाइगोट बनेगा जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब, ठीक है। जाइगोट को टेम्परेरी टाइम में शुरुआती नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए कोई अलग से नहीं आता है। जाइगोट जब फैलोपियन ट्यूब में ट्रैवल करता है और बनाता है 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, तब तक उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता बाहर से कहीं से। तो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा उसे, ओवम प्रोवाइड करेगा। तो ओवम ने फाइनली म्यूचुअल डिसीजन लिया है हमेशा ये सेल्स ने कि सारा न्यूट्रिशन एक में ले लेते हैं और बाकी 3 को डैमेज कर दो, बिल्कुल प्लांट के रिप्रोडक्शन की तरह, जहां पर एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बन रहा था और 3 बाकी के मेगास्पोर्स डीजेनरेट हो रहे थे। यहाँ पर भी एक ही फंक्शनल ओवम बनेगा और 3 टाइनी पोलर बॉडी बनके डीजेनरेट हो जाएंगी, किसी काम की नहीं बचेंगी, क्योंकि एक ही के पास सारा न्यूट्रिशन हो जाए तो बेहतर हो जाएगा, ठीक है। The secondary oocyte retains the bulk of nutrient-rich cytoplasm of the primary oocyte. Can you think of any advantage? हमने बता दिया advantage क्या है। In the initial time phase of the zygote to the embryo formation, the nutrition will be available for them so that they can divide and form the early embryonic stages, ठीक है। Does the first polar body born out of first meiotic division might divide further or degenerate? ऐसा है बच्चों कि डीजेनरेट हो जाती है जनरली, मतलब कि अब ये मियोसिस 1 हुआ, क्योंकि अब मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 होगा। तो जब मियोसिस 2 होगा तो हमसे ये पूछना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में, अरे यार सॉरी पूरा गड़बड़ हो गया, चलो कोई बात नहीं है, लेट इट बी, इसको मैं अगले पेज पे समझा देती हूँ। इसमें ऐसा पूछ रहे हैं हमसे कि जब मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ इसका, तब बना एक टाइनी पोलर बॉडी और एक बना बड़ा सा सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 में अंडरगो करेगा जब, तब बनाता है ये एक फंक्शनल ओवम, ठीक है, और एक बनाता है ये टाइनी पोलर बॉडी सेकेंड नंबर की। ये फर्स्ट पोलर बॉडी थी और ये सेकेंड पोलर बॉडी है, मतलब हर बार जो दूसरा सेल बनेगा वो छोटा सा ही बनेगा,
ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि क्या ये फर्स्ट पोलर बॉडी में डिवाइड करेगी क्या, तो इस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है क्या, कुछ नहीं है। इस प्रोसेस में बॉडी फालतू में एनर्जी वेस्ट क्यों करेगी, तो ये वाला डिवीजन जो है मतलब कि फर्स्ट पोलर बॉडी मियोसिस 2 परफॉर्म करेगी क्या, तो नहीं परफॉर्म करेगी। मियोसिस 2 परफॉर्म कौन करेगा, सिर्फ सेकेंडरी oocyte परफॉर्म करेगा। मियोसिस 2 परफॉर्म नहीं करेगी फर्स्ट पोलर बॉडी, क्योंकि ये वेस्टेज है, इसमें टाइम लगेगा और बॉडी के किसी काम का नहीं है वो डिवीजन, ठीक है। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, अभी हम जानते नहीं हम जानते हैं, ये पता नहीं कब की बात कर रहे हैं कि नहीं जानते, हम सर्टेन है कि फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड नहीं करती है, और क्योंकि वो एक एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस नहीं है, बॉडी इस चीज को डिटोरिएट कर देती है, अलाउ नहीं करती डिवीजन को फर्दर। द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है टर्शरी फॉलिकल के बाद में, ठीक है। द सेकेंडरी oocyte forms a new membrane called as zona pellucida surrounding the graphian follicle, now ruptures to release the secondary oocyte ovum from the ovary by the process called as ovulation। देखो बच्चों, तुमको एक बात बताती हूँ, प्राइमरी फॉलिकल से बना सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से बना टर्शरी फॉलिकल, और टर्शरी फॉलिकल से क्या बना, मैच्योर टर्शरी फॉलिकल, मतलब ये भी टर्शरी फॉलिकल ही है, ग्राफियन फॉलिकल कुछ और नहीं है, टर्शरी फॉलिकल ही है, मैच्योर टर्शरी फॉलिकल को ही हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। अच्छा, कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हमें दे रखा है एनसीईआरटी ने, ठीक है। इतनी बात में कोई डिफिकल्टी, इतनी बात में कुछ डिफिकल्टी नहीं आई होगी, क्योंकि हमने काफ़ी डिटेल में समझा है ना। तो अब हम आ जाते हैं हमारे इस डायग्राम पे, जो कि हमें समझना है, इसके बाद में ही हम एनसीईआरटी का डायग्राम लेंगे। ये है आपके oogenesis के स्टेप्स, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि नज़र आ रहा है कि नहीं, तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, दिख रहा है ना सबको लिखा हुआ, ठीक है, अच्छे से दिख रहा है। देखिए, तो हम देख रहे हैं कि क्या होता है oogenesis के दौरान, तो ये मियोटिक इवेंट्स दे रखे हैं और फॉलिकल के रिस्पेक्ट में। देखो, अगर मैं बात करती हूँ प्राइमरी oocyte की, तो मैं इतनी सी बात करूँगी, है ना, लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ प्राइमरी oocyte नहीं बल्कि प्राइमरी फॉलिकल की, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे ग्रैन्युलोसा से सराउंड करना पड़ेगा, सही बात है। मतलब हम जब फॉलिकल बोल देंगे तो हम इसके सराउंडिंग लेयर्स की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात समझिए कि प्राइमरी फॉलिकल और प्राइमरी oocyte में क्या डिफरेंस है। प्राइमरी oocyte एक सेल है जो कि मियोसिस अंडरगो करेगा, और प्राइमरी फॉलिकल जब मैं बोल रही हूँ तो इट विल बी काउंटिंग द प्राइमरी oocyte along with the surrounding layers of the primary oocyte, okay। now look at this, ये है मियोटिक इवेंट्स। तो ये है oogonia या स्टेम सेल, ये माइटोसिस से बहुत सारे और oogonia बना लेते हैं, जैसे हमने देखा। फिर अब एक oogonia कोई इनमें से ग्रो करेगा और बनाएगा प्राइमरी oocyte, ठीक है। प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो गया है एट दी प्रोफेज 1 बिफोर बर्थ, ठीक है। फिर पूरा चाइल्डहुड निकाल देगा, ओवरीज इनएक्टिव रहेंगी। फिर जैसे ही प्यूबर्टी टाइम आएगा तब क्या होगा, LH और FSH का हार्मोन का लेवल बढ़ेगा। जब वो बढ़ेगा तब ये प्राइमरी oocyte जो कि अभी अरेस्टेड है प्रोफेज 1 में, ये फॉलिकल के ग्रोथ के साथ साथ में सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनाएगा। तो ये सेकेंडरी oocyte बना और फर्स्ट पोलर बॉडी बना। सेकेंडरी oocyte जो है अब वो लिबरेट हो गया है ओवरी से बाहर, अब उसका क्या होगा ये अपन देखेंगे। तो बच्चों इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। मैं सोच रही हूँ मैं बना के दे दूँ तुम लोगों को, ताकि ये कन्फ्यूजन तुम्हें नहीं रहे। देखो हम बना लेते हैं ऐसे, एनसीईआरटी ने भी दे रखा है हमें बना के डिफरेंस की फॉर्म में, है ना। इससे मैच करता हुआ कुछ बनाना पड़ेगा, वरना क्या होगा, एनसीईआरटी को हमें कोशिश करना चाहिए कंप्लीटली ओबे करें, ट्राई करना चाहिए ऐसा। मैं सोच रही हूँ ऐसे करके बनाऊँ, ऐसे बनाने की जगह। उससे ये बेनिफिट रहेगा अपना कि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से स्पेस ऑक्यूपाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है तुम्हारे पास में oogonia सेल्स। आप एग्जैक्टली इस डायग्राम को ऐसे बना लेना अपने कॉपी में। मेरे पास में ये स्पेस ज़्यादा है इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ। तो ये हमारे पास में oogonia सेल्स, oogonia, ठीक है, डिवाइड्स टू फॉर्म मोर oogonia। दिस इज हैपनिंग बिफोर द बर्थ, ठीक है, डिवाइड्स टू फॉर्म मोर
oogonia. This is happening before the birth of any individual, human, female. ठीक है, ये पूरी कहानी क्या हुई, oogonia डिवाइड करके और oogonia सेल्स बना रहे हैं, मल्टीपल oogonias आर फॉर्मिंग हियर. नाउ इसमें से हम सिर्फ एक प्रोसेस देखते हैं आगे. नाउ ईच ओगोनियम, ठीक है, बट व्हाट विल बी हैपनिंग, दे विल बी फॉर्मिंग द प्राइमरी oocyte सेल्स. प्राइमरी oocyte बना देगा हर oogonia, थोड़ा साइटोप्लाज्म गैदर करेगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा और बनाएगा प्राइमरी oocyte. ठीक है, यह है प्राइमरी oocyte. प्राइमरी oocyte क्या करता है, अरेस्टेड एट प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1. ठीक है, ये सारी स्टेजेस जितनी भी हमने समझी हैं, ये सब कब हो रही हैं, बर्थ के पहले हो रही हैं. दीज आर ऑल टेकिंग प्लेस बिफोर द बर्थ ऑफ एनी इंडिविजुअल ह्यूमन फीमेल. अच्छा, ये सारे के सारे oogonia सेल्स ऐसे करके आगे बढ़ेंगे. अपन सिर्फ एक को देख रहे हैं कि एक के साथ क्या हो रहा है. ऑल ऑफ दीज विल बी हैविंग द सेम फेट. इन सभी का भाग्य यही होना चाहिए. ठीक है, सारे के सारे oogonia cells will be converted to primary oocyte and they will be arrested in the prophase 1 stage of meiosis 1 before the birth of any human female. ठीक है, अब सीन क्या है, primary oocyte now will be converted into secondary oocyte in first polar body. When this will be happening, this thing will be happening at the time of puberty. So this is happening where the primary oocyte is converted into secondary oocyte in first polar body. This is happening at the time of puberty for the first time. ठीक है, छोटी सी पोलर बॉडी बन गई. इस फेज को मैं क्या बोलूँ, मैं इसे बोलूँगी मियोसिस 1. ठीक है, कंप्लीशन. ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इट विल बी हैपनिंग डेफिनेटली टू फॉर्म सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी. फर्स्ट पोलर बॉडी. ठीक है बच्चों. अच्छा, यहां पर ध्यान रखें कि ये प्राइमरी oocyte एक डिप्लॉइड सेल था, oogonia भी एक डिप्लॉइड सेल था, और सेकेंडरी oocyte एक हैप्लॉइड सेल है, और फर्स्ट पोलर बॉडी भी एक हैप्लॉइड सेल. ठीक है, इफ दिस मच इज अंडरस्टूड देन इसके आगे का पढ़ते हैं. अब क्या हो रहा है, now what is happening is that secondary oocyte will be now converted to form ovum which will be functional. ठीक है, अब मैं एक बात बताती हूँ, और सेकेंड पोलर बॉडी. ठीक है बच्चों, ये जो सेकेंडरी oocyte से ओवम बना है और फर्स्ट पोलर बॉडी है, ये वाली सिचुएशन में टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हैं. इसका मतलब क्या कि ये जो आपका प्राइमरी oocyte जैसे अरेस्टेड था ना मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में, वैसे ये सेकेंडरी oocyte जो है ना, ये भी अरेस्टेड है एट मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2. ये अरेस्टेड रहता है सेकेंडरी oocyte. सेकेंडरी oocyte ओवम सिर्फ तब ही बना सकता है जब सेकेंडरी oocyte के पास में स्पर्म आता है. इफ स्पर्म एंटर्स, मतलब कि स्पर्म आएगा तो ही आप ओवम बनो, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है. बिकॉज बॉडी बहुत एनर्जी एफिशिएंट मैकेनिज्म में काम करती है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में फीमेल्स की स्पेशली बात करें तो इतना सारा ब्लड लॉस उनको हर मेंस्ट्रुएशन के समय पर फेस करना पड़ता है. बॉडी कोशिश करती है जितना एनर्जी बचा सके उतनी बचाती है. तो सेकेंडरी oocyte जो है, इसको अगर फीमेल्स के अंदर स्पर्म की एंट्री नहीं हुई तो सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 कंप्लीट करे बगैर ही लॉस हो जाता है. लेकिन अगर स्पर्म की एंट्री हुई तो ही सेकेंडरी oocyte जो है वो बनाता है ओवम. ये बात बड़ी अच्छी सी है और डिफरेंट सी है. देखिए, तो इफ स्पर्म एंटर्स तभी जाकर मियोसिस 2 रिज्यूम होगी, मियोसिस 2 कंप्लीट होगी और रिज्यूम होगी, तब जाके बनेगा. यहां पे लिख देते हैं ओनली इफ स्पर्म एंटर्स. ठीक है,
Only if sperm enters, then only the meiosis 2 will be completed. Otherwise, the meiosis 2 will not be completed. Okay. Only if sperm enters, then only the meiosis 2 will be completed. तो sperm enter कहाँ हुआ? ये देखो, ये sperm enter हो गया. तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? ऐसे बनाते हैं. sperm जो है इसने अपना जो जेनेटिक मटेरियल है ये भी यहाँ पर पोर कर दिया. जब स्पर्मेटोजोआ का और एग सेल का जेनेटिक मटेरियल दोनों सेम सेल में आ जाता है तब जाकर हम इस सेल को ओवम बोलते हैं. अदरवाइज हम इसको ओवम भी नहीं बोलते. ओवम वर्ड फर्टिलाइज्ड सेल के लिए इस्तेमाल होता है. तो दिस इज गोइंग टू बी ओवम फर्टिलाइज्ड एग सेल विल बी कॉल्ड एज ओवम. और ये क्या बना? ये बना है सेकंड पोलर बॉडी. और ये दोनों क्या है? हैप्लॉइड होने चाहिए थे. ठीक है, तो हैप्लॉइड होने चाहिए थे, लेकिन हम समझते हैं कि यहाँ पर स्पर्म आ गया है तो ये स्पर्मेटोजोआ का एन होगा और इसका भी एन होगा. दो एन हो गए, तो इसलिए ओवम विल बी हैविंग 2 न्यूक्लियस इन इटसेल्फ. ठीक है क्या? ये पूरा समझ में आया? ये है oogenesis के सारे स्टेप्स. तो oogenesis में हमें क्या समझ में आया कि oogonia सेल्स जो हैं वो बनाएंगे डिवाइड करके बहुत सारे और oogonia सेल्स. ठीक है, फिर ये जो सारे oogonia सेल्स हैं दे विल बी नाउ फॉर्मिंग प्राइमरी oocyte बिफोर द बर्थ ऑफ एनी ह्यूमन फीमेल. ठीक है, फिर प्राइमरी oocytes मियोसिस 1 कंप्लीट करते हैं तभी सिर्फ जब LH और FSH की हार्मोन लेवल में बढ़ोतरी होती है. ये प्यूबर्टी के टाइम पे होता है. तो ये होगा एट प्यूबर्टी. अच्छा, अपन यहाँ पर लिख देते ना टाइम फ्रेम्स. देखो ये सारी कहानी कब तक की थी? बिफोर बर्थ. ठीक है, oogonia बना लिए, oogonia प्राइमरी oocyte बन गए, सब बिफोर बर्थ हो रहा है. इतना सब कुछ. ठीक है, फिर प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 कंप्लीट करता है. ये कब होगा? एट प्यूबर्टी हो रहा है ये. ठीक है, दिस स्टेज. अच्छा, बनाता है सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी. ये फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ. ठीक है, ये क्यों हुआ? LH एंड FSH हार्मोन्स का लेवल रेज हुआ, इंक्रीज हुआ, इसलिए मियोसिस 1 कंप्लीट हुई. फिर ये वाली जो चीज़ है ये कब होगी? जब स्पर्मेटोजोआ की एंट्री होगी तब होगी. ठीक है, तो एट प्यूबर्टी टिल मेनोपॉज ये सारे स्टेजेस होंगे एवरी मंथ. दिस साइकिल विल बी टेकिंग प्लेस. ओके बच्चों, तो कौन कौन अरेस्ट हुआ है यहाँ पर? एक अरेस्ट हुआ है हमारा अरेस्ट में ऐसा लग रहा है कि कोई पुलिस पकड़ के ले गई वैसा अरेस्ट. एक अरेस्ट हुआ है हमारा यहाँ पर प्राइमरी oocyte और ये अरेस्ट हुआ है प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में. और एक अरेस्ट हुआ है हमारा सेकेंडरी oocyte जो कि अरेस्ट हुआ है मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 में. पहले वाले अरेस्ट का तब जाके रेजोल्यूशन होता है जब LH FSH बढ़ जाता है और सेकेंड वाले अरेस्ट का रेजोल्यूशन तब होता है जब स्पर्म एंटर करता है और ओवम बनता है. ठीक है, सो दिस इज ऑल. तो अब आप NCERT के डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा अरे बहुत ईजी है. देखो ये इसे इतना देखते हैं ना, ये वाला अपने को आता है ऑलरेडी क्योंकि, तो अपन ये देखते हैं फीटल लाइफ में oogonia डिवाइड करके बनाते हैं और oogonia बहुत सारे oogonia बन गए. कुछ oogonia प्राइमरी oocyte बन जाते हैं. ठीक है, ये प्राइमरी oocyte बन गया मान लो. अपन ने 4 में से एक को देखा था ना, इसलिए ये जो प्राइमरी oocyte है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है. ठीक है, और बनाता है सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी. ये प्यूबर्टी के समय पे हो रहा है. सेकेंडरी oocyte जो है वो ओवम बनाता है और सेकेंड पोलर बॉडी बनाता है. ये सेकेंडरी oocyte ओवम सिर्फ तब बना सकता है ओनली इफ स्पर्म एंटर्स. और ये भी अरेस्ट में ही था. ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल्स में. तो फीमेल्स में क्या देखने मिल रहा है? 1 ओगोनियम रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ 1 ओवम, 1 डिप्लॉइड ओगोनियम रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ 1 हैप्लॉइड ओवम. एक ही हैप्लॉइड ओवम बन रहा है यहाँ पर. यहाँ पे क्या देखते हैं? स्पर्मेटोगोनिया सेल्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 स्पर्मेटोगोनिया which is a diploid cell resulting in formation of 4 spermatozoa, 4 sperms, 4 haploid sperms. ठीक है, ऐसा. अच्छा,
इसमें पूरे पोर्शन में एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है बच्चों, क्या बनता है क्वेश्चन? द क्वेश्चन विल बी इफ यू आर प्रोवाइडेड विथ, मैं एक पैटर्न या फॉर्मेट बता रही हूँ, उसमें अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्रोवाइडेड विथ 200 spermatogonia cells, then how many, question number A, secondary spermatocytes will be formed. Question number B, primary spermatocytes will be formed. Question number 3, spermatids will be formed. Question number 4, sperms will be formed. कितने बनेंगे ना, 200 स्पर्मेटोगोनिया सेल्स में से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे? तो बच्चों स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है ये तो एक डिप्लॉइड सेल है, ये तो हम जानते हैं। और ये जो डिप्लॉइड सेल है, इस डिप्लॉइड सेल का, स्पर्मेटोगोनिया सेल का जब ये साइज में ग्रो करता है तब बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मतलब कि स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते समय कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, मतलब कि जितने स्पर्मेटोगोनिया उतने ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होने चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर अपन पहले देख लेते हैं, 200 ही होंगे स्पर्मेटोगोनिया जितने उतने ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 अंडरगो करके बनाता है 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या एक स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। तो 200 से कितने बनेंगे? तो 400 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स जो हैं वो इंडिविजुअली बनाते हैं 2-2 स्पर्मेटिड, मतलब कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं, मतलब कि एक स्पर्मेटोगोनिया से भी 4 स्पर्मेटिड बन रहे हैं। तो टोटल कितने स्पर्मेटिड बनेंगे 200 से? तो 200 इंटू 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 800। स्पर्मेटिड ही डिफरेंशिएट होकर स्पर्म बनाते हैं, मतलब कि जितने स्पर्मेटिड हैं उतने ही स्पर्म्स बनने चाहिए। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है 4 स्पर्मेटिड, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं 4 स्पर्म्स। ठीक है, तो 200 स्पर्मेटोगोनिया सेल्स या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स बनेंगे? तो इट विल बी अगेन 800 ओनली, सेम रहेगा। ऐसा क्वेश्चन आता है। तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, आप लोगों को इसका आंसर करने आना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं है कि हमें अलग से इसका कोई डिफरेंस का चार्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही पड़ गया है कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। देखो, अगर मैं बात करूँगी oogenesis की, तो oogenesis विल बी a process which will not continue throughout the life. It will start at the time of puberty, it will be ending at the time of menopause. ठीक है, और मेनार्क बोलते हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को और मेनोपॉज बोलते हैं लास्ट को। Spermatogenesis will be starting at the time of puberty and will not be ending, it will be continuing throughout the life. One spermatogonia leads to formation of 4 sperms, one oogonia leads to formation of 1 ovum. ठीक है, then spermatogenesis leads to formation of 200 to 300 million spermatozoa in every ejaculate, मतलब every day basis. But in the menstrual cycle of human female, in one single month, 1 ovum will be taking place, one ovum formation will be taking place. ठीक है, then this is all basic differences we can say. इसके अलावा और भी कई differences जो कि आप लोग देख सकते हैं। In spermatogenesis, we can say that no other specialized hormonal changes will be seen in the males, right? But in the oogenesis, we can say the hormonal changes will be seen in the human females. जैसे कि hormones बदलेंगे उनका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ेगा, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो ये भी डिफरेंस में आ सकता है। तो दिस इज ऑल। अच्छा, इतना ही मैं करवा रही हूँ। मैं सोच रही थी आज मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कंप्लीट करवा दूंगी, पर उसका मतलब नहीं नज़र आ रहा मुझे, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तो आज क्या करते हैं,
हमने oogenesis पढ़ लिया है. अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा कंटेंट समझा दूंगी, फिर हम स्टार्ट करेंगे फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन. हार्डली 3 lectures and this chapter is over. ठीक है. So don't forget to like, share and subscribe to channel Biology One Shot. Thank you so much for watching.